सुपर कंप्यूटर बना और उसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया, उसके ठीक अगले दिन अमेरिका ने फिर पाबंदी लगाई। और किस तरह की पाबंदी लगाई कि हिंदुस्तान के वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सुपर कंप्यूटर बनाने के प्रोजेक्ट में काम किया है, वो कभी अमेरिका नहीं आ सकेंगे। उनको अमेरिकी सरकार कभी वीजा नहीं देगी। उनका नाम रेड बुक में डाल दिया। रेड बुक अमेरिकन सरकार की एक ऐसी बुक होती है जिसमें अगर कोई नाम गया तो उनको वीजा नहीं मिलता। एक बार और भी हुआ ऐसा। कब हुआ? आप जानते हैं हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने हिंदुस्तान में मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित की है। आपको यह भी मालूम है कि आज से 30 साल पहले हमारे देश में कुछ भी मिसाइल नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास 200 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है। 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल हमारी तैयार हो रही है, कभी भी तैयार हो सकती है। और हमारे पास कैसी मिसाइलें हैं? जमीन से जमीन पर मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली, और फिर पानी से हवा में मार करने वाली, और कई बार तो हवा में हवा से मार करने वाली। तो ये सब महत्वपूर्ण किस्म की मिसाइलें बनी। और जब जब हमारी सरकारों ने इन मिसाइलों के परीक्षण करने की बात कही है, तब तब अमेरिका ने पाबंदी लगाई। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। माने जिन जिन क्षेत्रों में हम कहीं तकनीकी रूप से कुछ प्रगति करें, तुरंत अमेरिका की सरकार पाबंदी लगाने के लिए सामने आती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार या अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत घबराता है। दुनिया में 2 ही देश हैं जिनसे अमेरिका परेशान होता है। एक का नाम है चीन, दूसरे का नाम है भारत। पहले एक देश और था जिसका नाम था सोवियत संघ। अभी सोवियत संघ बेचारा खत्म हो गया, तो इसलिए अमेरिका को अभी 2 ही देशों से बहुत परेशानी है, चीन से और भारत से। क्योंकि यही 2 देश हैं जो अमेरिकियों को लगता है कि भविष्य में कभी भी उनसे आगे निकल सकते हैं। चीन तो उनसे काफी आगे निकल भी चुका है हर क्षेत्र में, और हिंदुस्तान निकलने की तैयारी में है, ये उनको लगता है। अब उनसे आगे निकलने का अर्थ उनसे ज्यादा अच्छी तकनीकी बना लेना, उनसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेना। उनसे आगे निकलने का अर्थ उनसे ज्यादा कहीं और किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर लेना जो उनके लिए बहुत असंभव सा लगता, ये उनको डर लगता। और धीरे धीरे ऐसा वो देख भी रहे हैं। अभी उन्होंने ये देख लिया कि दुनिया के सब देशों ने मना कर दिया, उसके बावजूद भारत के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में इतनी तरक्की की है कि अभी एक साथ 3 सैटेलाइट हम स्पेस में छोड़ सकते। और यह सफल परीक्षण अभी हुआ। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो एक साथ 3 या 3 से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ सकते हैं। खुद एक तो अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा फ्रांस, और अभी चौथा देश हो गया भारत, और बहुत सफलतापूर्वक। और ये जो टेक्नोलॉजी है स्पेस में एक साथ कई सैटेलाइट छोड़ने की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि एक सैटेलाइट से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को अलग करने में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का टाइम लगता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड की जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता। अभी आपको मालूम होगा अमेरिका में एक स्पेस में जाने वाली शटल थी, 6 सेकंड जल्दी उसका इंजन चल गया, उसी में पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। 6 सेकंड जल्दी चल गया, सिर्फ इसीलिए तो वो पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। आप जरा कल्पना करिए कि कितनी माइक्रो लेवल की, कितनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है ये। उस क्षेत्र में भी भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और लगातार स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। आज हमको अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए किसी देश के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, हम खुद छोड़ सकते हैं। और हम अपने ही नहीं, दूसरा कोई देश अगर हमको कहे तो उसका भी सैटेलाइट हम छोड़ सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है हिंदुस्तान में। तो अमेरिका परेशान इस बात से रहता है कि तमाम तरह की पाबंदी होने के बावजूद भारतीय वैज्ञानिक ये करते रहते। तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर पाबंदी ना हो तो पता नहीं क्या क्या करें, उनको ये लगता है। और अमेरिका को यह भी मालूम है कि इस समय हिंदुस्तान में अमेरिका से ज्यादा वैज्ञानिक हैं, अमेरिका से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, अमेरिका से ज्यादा डॉक्टर्स। शायद दुनिया में हमसे ज्यादा वैज्ञानिक एक ही देश में है, वो चीन, या हमसे ज्यादा इंजीनियर एक ही देश में है, वो चीन। उसके बाद दूसरा नंबर भारत का ही। हमारे देश में जो ए कैटेगरी के साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या 60,000 से ज्यादा है इस समय। अमेरिका में इसी कैटेगरी के साइंटिस्ट की संख्या 12-13,000 के आसपास। और हमारे यहां जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो उच्च क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं, उनकी संख्या तो ये है 60,000 से आगे।
लेकिन इसके अलावा हमारे यहां कुछ ऐसे भी दिमाग हैं जो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले हैं। अमेरिका उनसे और ज्यादा परेशान कर। माने हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनको आप एक बार कोई मशीन खोल कर दिखा दो और वो मशीन फिर आपको वो बेच देंगे बना के। ऐसा बहुत दिमाग है इसका। और ऐसा दिमाग हमारे देश में उल्लासनगर एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। एक बार आप उनको कोई मशीन दिखाओ, फिर वही मशीन आप उनसे बनवा लो। अभी कुछ लोग इसको मजाक मानते हैं, मैं इसके लिए बहुत सीरियसली बात करता हूं, क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, इसलिए मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई इसमें क्या है, नकल करना है। मैं कहता हूं नकल करने के लिए भी अकल लगती है। सब क्यों नहीं कर सकते ये नकल? मैं आपको देता हूं एक मशीन, आप खोल के देख लो, फिर बना के दिखा दो। आपसे तो बस नहीं बनेगा। आपने तो एक बार खोल दी तो उसको जोड़ना भी नहीं आएगा कि कौन सा नट कहां लगाना, कौन सा बोल्ट कहां लगाना। ऐसा दिमाग है इस देश में। एक तो ये उल्लासनगर के एरिया में बहुत ऐसा दिमाग है, पंजाब के इलाके में, लुधियाना के आसपास, जलंधर के आसपास ऐसा बहुत दिमाग है। ऐसा ही गुजरात में, सौराष्ट्र के इलाके में ऐसा बहुत दिमाग। एक मैं ऐसे गुजराती भाई से मिल चुका हूं जो सौराष्ट्र के रहने वाले हैं। वो कभी एक डीजल इंजन लाए थे, कभी पता नहीं कब लाए थे, और आज वो बना बना के बेचते हैं अमेरिका में और यूरोप। कभी वहां से एक वो डीजल इंजन लाए थे अमेरिका से, और आज वो बना बना के एक्सपोर्ट करते। और आप सुनेंगे तो वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, उनके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दिमाग उनका इतना चलता है कि वो कुछ भी ऐसा कर सकते। मैंने एक ऐसे भाई को देखा राजकोट में, वो 8वीं में फेल हुआ किसी स्कूल में, फिर उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर वो किसी उस्ताद के पास जाने लगा, उस्ताद माने जो उसको सिखा सके ये सब हुनर। और सीखते सीखते आज वो ऐसा एक्सपर्ट बना है वो आदमी, मैं तो देख के दंग रह गया। उस आदमी ने मुझे बताया कि राजीव भाई हमारे देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो मशीन आती है, ऑफसेट मशीन, ज्यादातर जर्मनी से आती है। हाइडेलबर्ग नाम की एक जर्मनी की कंपनी है, उसकी मशीनें बहुत आती हैं और दुनिया भर में बिकती हैं। तो एक बार उस आदमी ने उस कंपनी की मशीन को खोलकर देखा, और देखने के बाद बिल्कुल वैसी ही मशीन उसने राजकोट में बनाई। हाइडेलबर्ग कंपनी अगर उस मशीन को 4 करोड़ में बेचती है तो वो आदमी उसको 40 लाख में बना के देता, और इस गारंटी के साथ कि जितने साल हाइडेलबर्ग की मशीन चलेगी उससे 5 साल ज्यादा मेरी मशीन चलेगी। ये आपको वो वायदा करता, और वो कहता फ्री सर्विस करूंगा अगर वो खराब हो जाए। आज उसकी बनाई हुई मशीन पर हिंदुस्तान के 15 न्यूज़पेपर छप रहे, उसकी बनाई हुई मशीन। और आज वो आदमी इतना व्यस्त आदमी है, मैं गया उसको मिलने के लिए, वो कहता राजीव भाई अगले 5 साल मुझको फुर्सत नहीं, इतने ऑर्डर हैं कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा कि मैं नापास हो गया 8वीं क्लास में। तो मैंने कहा वो अध्यापक बेवकूफ होगा जिसने तुमको नापास किया। उस अध्यापक और स्कूल को नापास हो जाना चाहिए जिसने तुमको नापास किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो गलती उस अध्यापक और स्कूल की है जिसने तुमको नापास किया। अब बताइए ऐसा आदमी हम नापास करते हैं। और आप हिंदुस्तान में घूमेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, तो ऐसे आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में हुनरमंद लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ दिमाग के स्किल का इस्तेमाल करके विचित्र विचित्र काम करते रहे। एक बार मैं अभी खुद देख के आया मेरी आंखों से, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है अजंता क्लॉक, 100% स्वदेशी कंपनी है। तो मैं गया उसको देखने मोरबी में। तो उस कंपनी में एक मशीन इस्तेमाल की जाती है घड़ी का बैलेंस सेट करने के लिए। तो वो मुझे दिखाने ले गए जो मालिक थे कंपनी के, राजीव भाई चलिए मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री दिखाता हूं। तो फैक्ट्री दिखाते दिखाते वो मुझे एक मशीन के पास ले गए और कहने लगे देखिए राजीव भाई इस मशीन को आप ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? उन्होंने कहा ये 100% स्वदेशी मशीन है। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। मैंने जब उस मशीन को देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये बनाई कैसे किसी व्यक्ति ने। वो मशीन सिर्फ जापान में बनती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में बनती है वो मशीन, जापान में। कभी पहले स्विट्जरलैंड में बनती थी, अब स्विट्जरलैंड में भी नहीं बनती, जापान में बनती है। तो जो मशीन दुनिया में सिर्फ जापान नाम के देश में बनती है और 60-70 लाख रुपए में आती है, वो मशीन एक राजकोट के मैकेनिक ने बनाई। तो मैंने उनको पूछा कि वो आदमी को जरा मिलवाइए। तो उन्होंने कहा अभी तो वो है नहीं, बाहर गया है, बाद में आप कभी मिलिए।
मैंने उनसे पूछा कि ये मशीन का खर्च कितना आया बनाने का। उन्होंने कहा राजू भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 90,000 रुपए का खर्च आया। वो उस आदमी ने बनाई। जो मशीन अभी तक सिर्फ जापान में बनती है, घड़ी बनाने जैसे सेंसिटिव काम में लगती है। आप जानते हैं कि रिस्ट वॉच बनाना और ये जो क्लॉक बनाना ये बहुत सेंसिटिव काम है। तो इतने सेंसिटिव काम के लिए बहुत ही सेंसिटिव मशीन की जरूरत होती है। वो उस आदमी ने बनाई है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज चलता। पढ़े लिखे होने से मतलब हम मानते हैं डिग्री नहीं है उसके पास। बिना डिग्री के इस देश में बहुत सारे इंजीनियर हैं। हाँ, बिना डिग्री के बहुत इंजीनियर हैं इस देश में, बिना डिग्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश में। ऐसे तमाम तरह के खोजी दिमाग के लोग इस देश में हैं। अमेरिका इनसे घबराता, क्योंकि इन सब की संख्या अगर गिनी जाए तो इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे पास है, इतना बड़ा टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है, जिसके बारे में कभी दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं करता। ये तो हमारे देश के नेताओं की बेवकूफ भरी नीतियां हैं, जिसके चलते हमारे देश में ये जो टेक्निकल माइंड क्लास है, इसका कोई बहुत प्रमोशन नहीं होता या इसको समाज में इज्जत नहीं मिलती। अन्यथा तो हिंदुस्तान को असली तकनीकी देने वाला क्लास यही है। तो अमेरिका इनसे घबराता है और ये क्लास चीन में भी है, तो इसलिए अमेरिका चीन से भी घबराता। तो अमेरिका को लगता है कि कभी भी हिंदुस्तान और चीन नाम के देश कभी भी हमसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता। और एक बार नहीं, अमेरिका में ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूं, शायद आप सुनकर आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। रोनाल्ड रीगन नाम का एक राष्ट्रपति हुआ अमेरिका में। वो जिस दिन रिटायर हुआ रोनाल्ड रीगन, उस दिन तो रोनाल्ड रीगन ने एक भाषण दिया अमेरिकी संसद में। वहां की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति रिटायर होता है तो अपना आखिरी भाषण करके जाता है। तो जब रिटायर हुआ तो उसने भाषण दिया। अपने भाषण में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं कभी नहीं भूलता। उसने कहा कि सोवियत संघ नाम के देश के खत्म हो जाने के बाद हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक चीन, नंबर 2 भारत। जब रोनाल्ड रीगन चला गया राष्ट्रपति पद से, बिल क्लिंटन आया, तो बिल क्लिंटन ने पहले दिन का जो भाषण किया अपनी संसद में, उसमें उसने ये कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति के बारे में जो वक्तव्य किया, उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, नीतियां नहीं बदलती। रिपब्लिकन पार्टी का था रोनाल्ड रीगन, डेमोक्रेटिक पार्टी का है बिल क्लिंटन। दोनों पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन राष्ट्रपति दोनों के बनते हैं, तो नीतियां नहीं बदलते। तो माने रोनाल्ड रीगन ने जो कहा, उसी रास्ते पर बिल क्लिंटन चल रहा है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1, भारत हमारा दुश्मन नंबर 2। तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं, तो अमेरिका ऐसे कई तरीके इस्तेमाल करता है हमारी बर्बादी के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, सबसे खतरनाक जो अमेरिका हमारे देश में एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है, और हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है आजकल, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, कि अमेरिका ने क्या हमारे देश में एक जाल फैलाया है कि हिंदुस्तान में जो भी बेस्ट क्वालिटी का टैलेंट पैदा हो, जो अच्छी किस्म का दिमाग पैदा हो, उसको सबको अमेरिका बुला लो, हिंदुस्तान में मत रहिए। अब इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि हमारे देश के जो बड़े टेक्निकल सेंटर है ना, जैसे आईआईटीज है, आईआईटी है मुंबई में, खड़गपुर में है, हमारे देश में बनारस में है, दिल्ली में है, कानपुर में है, तो ये जो बड़े बड़े आईआईटीज हैं हमारे देश में, इनमें से जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं, सब अमेरिका भाग जाते हैं। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते, और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर्स उनको पढ़ाते हैं वो रात दिन उनके दिमाग में एक ही बात पूछते रहते हैं, बोलो अमेरिका में कहां जाना, बोलो कहां जाना, बोलो। तो जब पढ़कर तैयार होते होते निकलते हैं तो तुरंत उनका ऑफर होता है कि चलो हम अमेरिका में जाने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारे देश में जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में से या कहीं और जगह से, वो अमेरिका भागने को तैयार। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कहीं मैनेजर्स निकलते हैं आईआईएम में से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से या कहीं और से, वो अमेरिका भागने को तैयार। तो ऐसा एक जाल फेंक रखा है, जैसे शिकारी फेंकता है, कि हर अच्छा विद्यार्थी जो कुछ कर सकता है इस देश में रहकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, वो हिंदुस्तान से अमेरिका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मैं हिंदुस्तान की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूं इसको, क्योंकि ये जो बेस्ट क्वालिटी ब्रेन अगर हमारे देश में नहीं टिकेगा, तब तो हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा इसी तरह से पीछे रहती जाएगी। आप सीधे से समझिए ना कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ, वही विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में रुके
तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। लेकिन वो दिमाग अगर यहां नहीं रुकेगा, अमेरिका चला जाएगा, तो वो जो कुछ करेगा वो अमेरिका के लिए करेगा और अमेरिकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफों की तरह से क्या मानकर बैठ जाते हैं, देखो डॉलर तो आता, अरे डॉलर जितना आता उससे ज्यादा गुना तो नुकसान हो जाता। और हमको क्या लगता है जी कि अमेरिका जाने से रुपया ज्यादा मिलता है। हम हमेशा क्या बेवकूफी का हिसाब लगाते हैं, हमारा $1 43 रुपए के बराबर, अमेरिका का $1 हमारे 43 रुपए के बराबर। तो किसी को $100 मिलेगा तो हम कहेंगे 4300 रुपए मिल रहा। अरे उनके लिए $1 1 रुपए जैसा। हम ये कभी होश नहीं लगाते अपने दिमाग में, हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं कि उनका तो $1 43 रुपए का, कल कहीं $1 70 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह से लगता रहेगा। तो उस हिसाब को जब हम जोड़ते हैं तो हमको लगता है बड़ा भारी फायदा है, वास्तव में उसमें नुकसान। क्या नुकसान है? एक इंजीनियर तैयार करने में आईआईटी में 5 साल में बड़े आराम से 5 साढ़े 5 लाख रुपए खर्च होता। तो 5 साढ़े 5 लाख रुपए खर्च करके आपने जिसको तैयार किया और इस उम्मीद में तैयार किया कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, आपको सहारा देगा, राष्ट्र को सहारा देगा, वो अचानक से भागकर अमेरिका चला गया। तो वो सहारा तो अमेरिका को दे रहा, और अमेरिका कौन है? दुश्मन। तो दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कुछ लोग भी हैं बड़े बेवकूफ किस्म के, जो बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में, हमारी बेटी अमेरिका, इसको बड़ा भारी स्टेटस सिंबल समझते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका चला गया, हमारी बेटी अमेरिका चली गई। तो मैं उनको कहता हूं, तुम क्यों मर रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते अमेरिका में? और बाद में रोते भी हैं, बेटा बेटी को अमेरिका भेज के फिर रोते भी हैं। रोते कब हैं? जब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता है। आखिरी समय आता है तो माताजी के प्राण निकलने वाले हैं और माताजी बेटा जी का चेहरा देखना चाहती है। बेटा जी फोन पर हेलो कह रहे हैं और बेटा जी ने कहा कि माँ यहां तो फुर्सत नहीं है, अभी तो टिकट भी मुश्किल से मिलेगा, फ्लाइट भी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, अभी तुम कहो तो कुछ डॉलर भेज देता हूं। अब वो लड़का जो अपनी माताजी को अपना चेहरा दिखाए तो उसके मां के प्राण निकले, तब तक मां के प्राण नहीं निकलेंगे जब तक बेटे का चेहरा न देखे। वो कहता मैं डॉलर भेज देता हूं। डॉलर की जरूरत है मां को कि बेटा का चेहरा देखने की जरूरत। फिर उनको तकलीफ होती है कि ये क्या कर दिया हमने। पहले तो बड़ी खुशी खुशी में कहते हैं बेटा अमेरिका गया, बेटी अमेरिकी गई, और फिर तो अंत में कहते हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया। फिर उनके बेटा बेटी उनको भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि किसी गरीब माँ बाप का बेटा किसी तरह से अमेरिका पहुंच गया तो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता। ऐसे बहुत किस्से मैंने देखे कि वो अपनी विदेशी पत्नी को लेके आता है तो माँ बाप का परिचय कराता है कि ये मेरे पर्सनल सर्वेंट्स हैं। हाँ, तब उनके माँ बाप को समझ में आता है कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसे किस्से बहुत होते हैं। और ऐसे भी किस्से बहुत होते हैं कि हमारे देश के माँ बाप हैं, अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया, अब आस लगा के बैठे हैं कि किसी दिन बेटा की शादी करेंगे। पता चला बेटा ने तो वहीं शादी कर ली। वो कहता है कि अब आप आशीर्वाद दे दो, बस शादी तो मैंने कर ली। और ऐसा भी हो गया कि शादी तो इसलिए कर ली है, नहीं तो बिना शादी के बच्चा होने वाला था, अभी क्या करें, इसलिए शादी कर ली। तब उनका सिर पकड़ना शुरू होता है कि हमने ये क्या किया। मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब घूम रहा था तो पंजाब में मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने कि जिन माँ बाप ने अपने बेटों को भेजा, फिर उन माँ बाप ने इस उम्मीद पर अपने बेटों की शादियां यहाँ की कुछ लड़कियों से तय कर दी कि बेटा तो हमारी बात मानने ही वाला है। तो शादी होने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़की भी यहाँ है, बेटा किसी और के साथ। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पंजाब। ऐसा एक दुष्चक्र बन गया। और हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे बेवकूफों ने कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई करने का एक धंधा शुरू कर दिया। ये जो लड़के लड़कियां जाते हैं ना, ये कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई हो रहा है, ये मैं ऐसा बोलता हूं। अमेरिका दुश्मन है और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में हमारे देश के लोग लगे। आप बताइए इससे ज्यादा खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन है और आपको ही पीट रहा है आपकी गोटी से। उसमें अमेरिका हमको कैसे पीट रहा है? कभी भी अमेरिका इस देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने देना चाहता। इस देश के वैज्ञानिक अगर यहां रुक जाएंगे, इंजीनियर्स यहां रुकेंगे, डॉक्टर्स यहां रुकेंगे, मैनेजर्स यहां रुकेंगे, तो हिंदुस्तान में रुककर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। वो नहीं हो पाए, इसलिए वो अमेरिका बुला लेते। और अमेरिकियों को क्या फायदा है कि उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कम पैसे पर अमेरिका में काम करने को तैयार।
कम पैसे पर और ज्यादा समय तक काम करने को तैयार। यहां अगर किसी लड़के को आप कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी करनी है तो मुंह बनाएगा। वहां अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक घिसता है, तब उसको तकलीफ नहीं। कोई भी हिंदुस्तानी आदमी जो अमेरिका गया है, सवेरे 7-8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक अगर काम ना करे तो उसको जिंदगी चलानी भी मुश्किल, माने ठीक से उसकी जिंदगी भी चल जाए ये बहुत मुश्किल है। 12 घंटे काम उसको करना ही पड़ेगा, तब उसकी ठीक से जिंदगी चलती। और यहां 6 घंटे काम करो तो उनको नानी मरती। ऐसे उल्टी बुद्धि के लोग हैं हमारे देश में। और यहां कोई अच्छी खासी नौकरी मिले वो उनको पसंद नहीं है। अमेरिका में किसी लेबोरेटरी में असिस्टेंट बनकर काम करने को तैयार। यहां से ग्रेजुएट हुए इंजीनियर अमेरिका में पता नहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट कितनी संख्या में। यहां वो इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन अमेरिका में सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें काम करने को तैयार। यहां से गए हुए डॉक्टर्स वहां के सीनियर डॉक्टर्स के नीचे काम करने को तैयार है और यहां अच्छी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर अमेरिका भागे। और यहां से जब भागते हैं तो दुनिया उनको ऐसी दिखाई जाती है कि सब कुछ स्वर्ग है, सब कुछ अच्छा अच्छा अमेरिका में ही है, उससे ज्यादा बढ़िया स्वर्ग तो पूरी दुनिया में नहीं है। वहां जाकर जब नरक देखना पड़ता है उनको तो बेचारे मुश्किल में ये फंसते हैं कि अब इस नरक की कहानी कहें तो किसको कहें, क्योंकि यहां से जब भागे थे तो स्वर्ग समझकर भागे थे और वहां मिला है नरक, तो उस नरक की कहानी वो कहें तो किसको कहें, अपने मुंह से तो किसी को नहीं कहें, तो कुछ भी झूठ मूठ बोलते हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान में आएंगे तो हमेशा हावी रहेंगे, कहीं आप उनकी कोई दुखती हुई नस ना पकड़ लें तो आपसे 50 तरह की ऐसी बातें कहेंगे जिनको आप कभी ठीक से समझ पाए या ना भी समझ पाए। कुछ ऐसी फालतू की बातें सुनाएंगे जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं, और असलियत की कुछ बातें आपने पूछना शुरू किया तो चुप हो जाएंगे। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरा रोज इस तरह का साबका पड़ता। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटा बेटियों के बारे में यहां कल्पना करके बैठे हैं कि बेटा तो बहुत बड़ा काम करता है, वहां होटल में बैरे की नौकरी करता है, या सड़क पर खड़े होकर अखबार बेचता है, या मेट्रोज में सफाई करने का काम करता है, या मेट्रोज में कुछ कूड़े बीनने का काम करता है, इस तरह के काम करते हैं, या फूल बेचने वाली दुकान पर शॉपकीपर है। इस तरह के काम में बहुत सारे, होटल में कहीं है इस तरह के काम, बर्तन साफ करने के काम में लगा, ये साफ करने के काम में लगा, वो साफ करने के काम। तो अमरीकियों को क्या है, कम पैसे में और अच्छे मजदूर उनको मिल जाते हैं और स्किल्ड मजदूर उनको मिल जाते हैं। और फिर ये लोग बेचारे जो भागकर अमेरिका जाते हैं ना तो वो भारतीय रह पाते हैं ना अमरीकी हो पाते, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटक जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए नरक बन जाए। हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन की जिंदगी बिताते हैं अमेरिका में, कभी भी उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन माना नहीं जाता और उनकी सोसाइटी में कभी भी वो आपको मिक्सअप नहीं होने देते। वो अपनी सोसाइटी को हमेशा रिजर्व रखते हैं और आपको किसी और काम के लिए छोड़ देते। तो ये एक तरह की साजिश है अमेरिका के द्वारा फेंकी हुई हमारे देश में कि हमारी टेक्नोलॉजी कभी विकसित ना होने पाए और हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज कभी इतने बड़े पैमाने पर ना हो जाए कि अमेरिका को तकलीफ होने लगे, इसलिए यहाँ के लोगों को वहां बुला लिया जाता है। ये एक तरह का दुश्मन को बर्बाद करने का तरीका है। इसी तरह से अमेरिका एक तरीके का और इस्तेमाल करता है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कि अगर हिंदुस्तान को वो अपना दुश्मन समझता है तो हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से तबाह करते रहो, टेक्निकली टेक्नोलॉजी के लेवल पर हिंदुस्तान को तबाह करते रहो और अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक रूप से भी हिंदुस्तान को तबाह करते रहो। वो एक तरीका है। फिर एक तरीका और है कि हिंदुस्तान को सांस्कृतिक रूप से तबाह करते रहो। माने क्या होता है कि जब दुश्मन आपके खिलाफ होता है और दुश्मन आपके खिलाफ लड़ता है तो 3 तरह के युद्ध होते हैं। एक तो राजनीतिक युद्ध होता है जब दुश्मन आपकी सीधे जमीन छीनने की कोशिश करता है। एक तकनीकी युद्ध होता है जिसमें दुश्मन आपकी तकनीकी विकसित नहीं होने देता है या आपकी तकनीकी को विकसित होने के रास्ते में अड़ंगे लगाता रहता है। और एक युद्ध होता है आर्थिक युद्ध जिसमें दुश्मन आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के काम करता है या अर्थव्यवस्था को बढ़ने नहीं देता है या आपकी आर्थिक संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है। और एक और खतरनाक युद्ध होता है सांस्कृतिक युद्ध, जब दुश्मन आपकी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है और सांस्कृतिक रूप से आपको खलास करने की कोशिश करता है। अमेरिका ये चारों तरह के युद्ध हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। राजनीतिक युद्ध कैसे कर रहा है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया। तकनीकी युद्ध कैसे हमारे देश में कर रहा है वो भी मैंने आपको विस्तार से बताया। आर्थिक युद्ध अमेरिका किस तरह से हमारे देश में कर रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी सैकड़ों कंपनियों को हिंदुस्तान में भेज दिया
और हमारे देश के जो घोटालेबाज निकृष्ट किस्म के नेता हैं, उनको रिश्वत दे देकर, घूस दे देकर अमेरिकी कंपनियों को लाइसेंस दिलवाने का काम करवा लिया है उन्होंने। हमारे देश में भी तो एक तकलीफ हुई है 50 साल में कि इस तरह के घटिया दोयम दर्जे के नेता पैदा हुए हैं 50 साल में, जो रिश्वत लेकर, घूस लेकर राष्ट्र को भी बेच सकते। आज से 50 साल पहले जो हमारे नेता थे वो राष्ट्र के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। अब जो नेता हैं वो राष्ट्र बेचकर भी अपना घर भर सकते हैं। तो ऐसे दोयम दर्जे के नेता जब पैदा हो जाएं किसी देश में और दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश कर रहा हो, तो दुश्मन के लिए तो मौका मिलता। तो हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं को 10 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया और एक एक अमेरिकी कंपनी को लाइसेंस यहां मिलता गया, उनके प्रोजेक्ट सैंक्शन होते गए। तो अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां इसी तरह से आई हैं हमारे देश में। और अमेरिका की सरकार क्या करती है कि इस तरह के आर्थिक युद्ध में हिंदुस्तान को फंसाने के लिए समय समय पर कई तरह के समझौते कराती रहती है। जैसे गेट करार का एक समझौता करा दिया, पेटेंट करार का एक समझौता करा दिया, अब सीटीबीटी का एक समझौता कराने की तैयारी कर रहे हैं। माने हिंदुस्तान को सब तरह से फंसा लेने की कोशिश। और कैसे हम फंस रहे हैं? गेट करार का समझौता होने के बाद ये हालत हो गई है कि अब की कंपनियां पानी भी बेचें तो मना नहीं कर सकते, बटाटा चिप्स भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, टमाटर की चटनी भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, आम का अचार बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, कुछ भी बेचें वो हिंदुस्तान में आके तो भी मना नहीं कर सकते। और वही हो रहा है। और उनकी कंपनियां पानी बेच रही हैं, टमाटर की चटनी, आम का अचार, पाव रोटी, डबल रोटी, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स, जूते, चप्पल, अंडरवियर, बनियान, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब फालतू फालतू चीजें बेच रहे और ये सब बिक रही हैं हमारे देश में। और इनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपया हमारे खून पसीने की कमाई का दुश्मन के हाथ में जा रहा है, इन्हीं अमेरिकी कंपनियों को। कैसे जा रहा है? एक अमेरिकी कंपनी है पेप्सी कोला, वो धंधा कर रही है हमारे देश में। एक अमेरिकी कंपनी है कोका कोला, वो भी धंधा कर रही है हमारे देश में। दोनों अमेरिकी कंपनियां बेचती हैं क्या? पानी भर के बोतल में। पानी का नाम है लहर पेप्सी या कोका कोला या लहर 7 अप या कुछ और। ये सब जो पानी बिक रहा है हिंदुस्तान के गांव गांव में, और गांव गांव में ये दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिक रहा है और हमारे देश के नेता बुला लाए। एक बार हमारे देश के नेताओं ने कोका कोला को भगाया था, अब ऐसे निकृष्ट कोटि के नेता हैं कि फिर उसी कोका कोला को बुला लाए इस देश। तो अब बिकता है पानी गांव गांव में। पीने का पानी शायद ना मिले हिंदुस्तान के गांव में, लेकिन पेप्सी कोला, कोका कोला मिलेगा। 10-10 रुपए की बोतल बिकती है, 10 रुपए का पेप्सी कोला, 10 रुपए का कोका कोला। अब ये जो 10 रुपए का पेप्सी कोला, कोका कोला बिकता है, वो मुश्किल से 70 पैसे का बनता। आप पूछेंगे मुझे कैसे मालूम? भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है BICP, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये BICP डिपार्टमेंट का काम क्या है? BICP डिपार्टमेंट का काम यह है कि भारत के बाजार में बिकने वाली हर वस्तु का लागत कीमत तय करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना। तो एक बार BICP के अधिकारियों को मैं मिला दिल्ली में, मैंने उनको कहा कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला 10 रुपए का जो बिकता है, आप ये तो बताओ ये बनता कितने का? तो उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने कहा राजीव भाई हम बताएंगे तो सही, लेकिन आप हमारा नाम मत लीजिए कभी भी कहीं। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा आप सब समझते हैं, अभी हम आपको क्या बताएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप बताओ तो सही कि ये कीमत क्या है, इसकी लागत क्या है। तब उन्होंने बताया। 3 महीने मुझको घुमाते रहे, लेकिन बताया जरूर। 3 महीने के बाद उन्होंने बताया कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला 70 पैसे में बनता। फिर मैंने पूछा कि ये जो 70 पैसे में बनता है, इसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल है कि अलग है? उन्होंने कहा विद एक्साइज ड्यूटी। उन्होंने कहा पानी तो 23-35 पैसे का, ये एक्स फैक्ट्री वैल्यू है। तो मैंने कहा यार हद हो गई, 70 पैसे का पानी और बिकता 10 रुपए का। मुनाफा गया 9 रुपए 30 पैसे। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट है 9 रुपए 30 पैसे। उसमें से क्या करते हैं? दुकानदार को थोड़ा देते हैं, रुपया 1.5 रुपया बेचने वाले दुकानदार को। सरकार उसमें से थोड़ा टैक्स ले लेती है, आप जानते हैं कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से सरकार ने लिया, दुकानदार को दिया, लागत कीमत निकाल दो, एक्स फैक्ट्री निकाल दो कीमत उसमें से। तो एक पेप्सी कोला की बोतल पर बड़े आराम से अमेरिका को 7 रुपए बचता। माने हम में से किसी ने अगर एक बोतल पेप्सी कोला पिया तो 7 रुपए दुश्मन के हाथ में दे दिया। ये हम लोगों का चरित्र है। और कोई थोड़ा पागल हुआ और उसने एक दिन में 10 बोतल पिया तो 70 रुपए दे दिया दुश्मन को। और ऐसे इस देश में करोड़ों पागल हैं, रोज पीते हैं। और ऐसे ऐसे पागल मैंने देखे हैं इस देश में जो रोटी खाते खाते कोका कोला पीते।
आप पूछेंगे ऐसे पागल कहां मिलते हैं? मुंबई में चले जाइए, बहुत मिलते हैं ऐसे पागल। बोतल मुंह में डालते हैं, तुरंत तो आंख में आंसू आते हैं। फिर कहते हैं जैसे ही पेप्सी कोला गले में जाता है, तुरंत नाक में चींटियां काटती।